हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा विजन आईएएस 2021 टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये हमारा इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 21 चल रहा है। इसका हम लोगों ने जो सॉल्व कर लिया था टेस्ट, इसका 2 पार्ट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ये हमारा 51 से स्टार्ट होगा। आज का 3rd पार्ट है, शाम को इसका मतलब 4th पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए इस समय। ठीक है, स्वास्थ्य का। तो इससे आप जो है बचे रहें और अपनी तैयारी पे पूरा फोकस दीजिए। ठीक है, और बच्चे पूछ रहे थे कि सर मतलब पेपर होगा या नहीं होगा। तो देखो यार, पेपर जिस जैसी सिचुएशन इस समय चल रही है ना, तो इसको देख के तो नहीं लगता होगा, बट अगर सिचुएशन आगे संभल जाती है, ठीक है, अगर मई उई में ये लोग कवर कर लेते हैं चीज़ें, मतलब कोरोना केसेस कम आने लगते हैं, तो हो भी सकता है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो यार देखो, अपनी पढ़ाई आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर की बातों पर ज़रा सा ध्यान देना कम कीजिए। ठीक है, पेपर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है, हमको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा जिससे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन जो लोग ये समझ कर तैयारी कर रहे हैं कि हमारा मतलब पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो वो लोग पढ़ाई में थोड़ी सी मतलब ढीलासाजी कर देंगे, पढ़ने में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट कम कर देंगे। तो वो लोग क्या होंगे कि पिछड़ने वाले हैं, क्योंकि जो बंदा अब लगातार पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, ठीक है, तो भाई उससे आप कितना भी बाद में आप कर लो, कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो सब चीज़ें वो पहले ही पढ़ रखी है जिसने, तो आप कितना भी पढ़ लोगे उतना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपनी फोकस रखो पढ़ाई पे। ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएगा, 1 महीना और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ही लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करिए। और हाँ, अगर आंसर राइटिंग वगैरह आप लोग नहीं कर रहे हैं तो उसको 1-2 क्वेश्चन आप लिखते रहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपका आगे जो मेंस में है वो अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। और देखो, सीसेट वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कि पिछली बार कई बच्चे थे जो मतलब मेरे ही चैनल से तैयारी कर रहे थे और उनका 55-55 क्वेश्चन सही मतलब आ रहा था। और वो लोग क्या किए कि सीसेट में फेल हो गए। तो आप लोग सीसेट पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अब 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान 2020 जारी किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व आर्थिक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या फिर विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, तो देखो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये जारी किया गया है और इसके द्वारा ही ये वैश्विक वेतन रिपोर्ट और विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है 52। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि नहीं होगी। तो फर्स्ट है कि निर्यात में वृद्धि, कुल वैश्विक व्यापार में वृद्धि, देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर मुद्रा बाहर जाएगी तो ये भंडार में वृद्धि नहीं होगी। सिंपल सी बात है, तो किससे जाएगी मुद्रा। तो देखो, जब करेंसी जाएगी तो हमारे, जब व्यापार करेंगे हम, जब व्यापार वैश्विक स्तर पर करेंगे तो करेंसी जाएगी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और जैसे कोई चीज़ हम मंगाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, वो भी डॉलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो मुद्रा मुद्रा भंडार होता है बेसिकली आपको ज़्यादातर डॉलर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये घटेगा। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, क्या मैंने उल्टा बता दिया क्या? सॉरी अगर गाइस उल्टा बता दिया हो। मतलब अगर जो हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो हमारा मुद्रा भंडार जो है वो घटेगा। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ को, तो हमारा मुद्रा भंडार बढ़ेगा। ठीक है, और कोई पर्यटक भी हमारे देश में घूमने आता है, वो भी पैसे लाएगा, खर्च करेगा, घूमेगा इधर पे और होटल होटल रेंट पे लेगा, तो ये सब हमारे देश में ही उसकी मतलब मुद्रा भंडार बढ़ेगा इससे। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो इससे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 53। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय का मूल्य सदैव वैयक्तिक आय से अधिक होता है। ठीक है, सेकेंड है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय कुल आय का वह अंश है जो परिवार से संबंधित होता है। ठीक है, तो अगर वैयक्तिक आय की बात करें तो देखो, सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि वैयक्तिक आय कुल आय का वह अंश होता है जो परिवार से संबंधित होता है। ये मतलब पर्सनल इनकम की बात की जा रही है। ठीक है,
तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, तो ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि व्यक्तिक प्रयोज्य आय का मूल्य सदैव व्यक्तिक आय से अधिक होता है, तो नहीं, ये कम होता है सदैव, क्योंकि जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टैक्सेज वगैरह सब टैक्सेज होते हैं, नॉन टैक्सेज मतलब जो इनकम टैक्स है या नॉन टैक्स मतलब इनकम टैक्स वगैरह हैं, ये तो सब ये जुड़े रहते हैं, इसको इसको घटाने के बाद इसकी जो ये कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बी वाला सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 54। तो इसमें कहा गया कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनादन यानी जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस होता है, ठीक है, उसकी वक्र वर्ण क्रमीयता के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है कि या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान अणुओं के नाभिक से रेडियो आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की अंतर क्रिया को रिकॉर्ड कर अणुओं का अध्ययन करता है, ठीक है, मतलब अध्ययन है। और सेकेंड है कि इसका दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो मतलब जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस होता है, इससे किसी अणु के नाभिक से आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय किरण जो होते हैं उनकी अंतर क्रिया का रिकॉर्ड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ताकि उसको पता लगाया जा सके। और ये दूध के नमूने की शुद्धता का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया है कि व्यय दृष्टिकोण के माध्यम से भारत की जीडीपी की गणना निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी जो निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही, का उपयोग किया जाता है। तो ये जो निजी अंतिम उपभोग व्यय में अंतिम उपभोग व्यय में शामिल होता है, मतलब अंतिम उपभोग जो खर्च है उसमें क्या शामिल होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि केवल परिवार द्वारा किया गया व्यय। सेकेंड है कि परिवारों की सेवा करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा किया गया व्यय से। और हमारा सी ऑप्शन है कि परिवारों की सेवा करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा किया गया व्यय। और हमारा डी ऑप्शन है कि परिवारों की सेवा करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा किया गया व्यय, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें व्यय दृष्टिकोण के माध्यम से भारत की जीडीपी की गणना में जो निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है, इसका उपयोग जो है परिवार और परिवारों की सेवा करने वाली लाभकारी संस्थाओं द्वारा किया गया जो व्यय होता है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56। तो इसमें कहा गया कि हालिया कोविड संकट में अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित कदमों में से राजकोषीय घाटे के रूप में देश के खजाने का बोझ बढ़ सकता है, तो बताना है कि किसके आधार पर ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऋण अधिस्थापन, ठीक है। सेकेंड है हमारा कि निर्धन लोगों को मौद्रिक सहायता और वैक्सीन अनुसंधान में निवेश। तो देखो वैक्सीन अनुसंधान में निवेश करेंगे तब भी हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, क्योंकि वो तो पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना। और निर्धन लोगों को मौद्रिक सहायता देने के लिए आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चलाया गया था उसके अंतर्गत 500 रुपये पर मंथ देने की बात की गई थी पर व्यक्ति, ठीक है। तो उसमें ये किए गए, तो ये भी हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ऋण अधिगमन कि जैसे कोई सामान खरीदना है या कुछ करना है तो उसमें एक सब्सिडी देना, नॉमिनल सब्सिडी देना, ठीक है। तो वो भी ये हमारा जो इसको जो हमारा राजकोषीय घाटा है, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट है, इसको बढ़ाएगा। क्योंकि जो हमारा जो इकोनॉमी था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से 2020 में जो ये मंदी आई थी, इसे उबरने के लिए ये चीज़ें, ये मतलब ऋण अधिगमन ये योजना चलाई गई थी, ठीक है, ताकि लोग डिमांड क्रिएट हो मार्केट में और लोग चीज़ें खरीदें, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये बढ़ेगी राजकोषीय घाटा तीनों से, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 57। तो इसमें कहा गया है कि जीवे यानी सकल मूल्य वर्धन और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो जहाँ जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड उत्पादक पक्ष से आर्थिक गतिविधियों की स्थिति को निरूपित करता है, वहीं जीडीपी मांग प्रक्षेपित को मतलब
परिप्रेक्ष्य को निरूपित करता है, मतलब डिमांड को बताता है वो, ठीक है। और सेकेंड है कि जीडीपी की तुलना में जीवीए उत्पादकता को बेहतर रूप से प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष करों को इसमें मतलब शामिल नहीं किया जाता है। तो देखो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जीडीपी में ये सब सारे शामिल होते हैं, सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर, ये सब शामिल होते हैं, लेकिन जीवीए में ये शामिल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और जो फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट, ये भी सही है, क्योंकि जो जीवीए है वो उत्पादक पक्ष को बताता है, ठीक है। उसकी आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जैसे कि उसका जो उत्पादक होता है और उसकी सप्लाई होती है, उसके बारे में बात करता है। लेकिन जो जीडीपी होता है, ठीक है, तो जीडीपी को डिमांड, जितनी डिमांड होगी मार्केट में उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उस पर ये काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 58। तो इसमें कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह बाह्य व्यापार और भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। सेकेंड है कि यह देश में भुगतान प्रणाली की सुरक्षित और कुशल माध्यमों को आरंभ और उनका उन्नयन करता है, ठीक है। और थर्ड है कि यह राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है। और हमारा फोर्थ है, यह सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खातों का अनुरक्षण करती है। तो देखो ये बैंकिंग प्रणाली में जो आरबीआई के काम होते हैं, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है बेसिकली, ठीक है, किसी भी कंट्री का, तो ये सारे के सारे काम करता है। ये राज्यों को व्यापारिक बैंक की तरह ये भूमिका निर्वहन करता है। मतलब उसको अगर इनका एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास हर स्टेट का, तो उसमें अगर इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग उससे ले सकते हैं। लेकिन उसमें वो जो होता है, मतलब जो बैंक खाता होता है इनका जो स्टेट का आरबीआई के पास, उसमें एक नॉमिनल इनकम रखनी होती है, वो क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और ये खातों का अनुरक्षण करता है या सुपरविजन करता है, ये तो सही ही है। और मतलब भुगतान प्रणाली जो है उसको सुरक्षित, कुशल बनाना और उसका मतलब उसमें नवीकरण करना, ये काम तो इसके होते ही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बाह्य व्यापार संतुलन सुविधा को प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करता है, ठीक है। रेगुलेटर और सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका भी ये काम करता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये मैनेजर ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज जो होता है वो भी आरबीआई के पास ही होता है। करेंसी इशू करता है, डेवलपमेंट रोल अदा करता है ये, ठीक है। और जो ये रेगुलेटर ऑफ सुपरवाइजर ऑफ जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है उसका भी काम करता है। रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सब काम करता है। और बैंकों के बैंकर के रूप में भी ये काम करता है। तो बहुत सारे आरबीआई के काम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें हैं, तो हमारा ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया है। सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 59। तो इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बताना है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के बारे में हमको बताना है इसमें बेसिकली, ठीक है। तो उसमें बताना है कि सर्वाधिक भारांश दिया गया है, तो किस मद का सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सी मद का जो भारांश इसमें सबसे ज़्यादा है सीपीआई इंडेक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईंधन और प्रकाश है, आवास है, कपड़े और जूते चप्पल है, खाद्य एवं पेय पदार्थ है, ठीक है। तो अगर इसमें सबसे ज़्यादा भारांश की बात की जाए तो किसको दिया गया है इसमें, ठीक है, तो खाद्य एवं पेय पदार्थ जो है, ठीक है, इन्हीं को दिया गया है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। और ये जो है मतलब ये इनको बहुत कम कम दिया गया है इसका, ठीक है। इसका जो खाद्य एवं पेय पदार्थ का अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भारांश होता है, इसमें क्या होता है, 3 इंडेक्स होते हैं, ठीक है। एक तो रूरल होता है, ठीक है, एक मतलब ग्रामीण होता है, एक शहरी होता है, और एक आपको कंबाइंड यानी ग्रामीण और शहरी दोनों का कंबाइंड देखने को मिलता है। तो उसमें अगर खाद्य की बात करें, खाद्य पदार्थ की, तो इसमें देखो रूरल वाले में जो ग्रामीण है उसमें 34% देखने को मिलेगा, और शहरी में 36% इसका भारांश होता है, और 45% ये कंबाइंड मतलब 45% ये इसमें भारांश होता है कंबाइंड वाले में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है और सबका बहुत कम कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो सीपीआई इंडेक्स है ये जारी कौन करता है, तो ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, ठीक है, इसी के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और गाइज अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो यार, शर्माया मत करो, ठीक है।
और आप लोग थोड़ा सा ना थोड़ा एक्टिव मोड में यार तैयारी किया करो। जैसे कभी कभी वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ, एक आध पूछता हूँ यार, तो यार इतनी तो मतलब आप लोगों से आशा रहती है, हमें इतनी उम्मीद रहती है कि यार और कि आप लोग उसका आंसर दें, ठीक है। और आप लोग थैंक यू लिखा करते हैं, इससे यार आप एक क्वेश्चन का आंसर अगर लिख दोगे ना तो वो आंसर हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अगर आप लोग रियल में मुझे थैंक यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ तो आप उसका आंसर लिख दिया करो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक यू है, ठीक है। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। मन करे तो लाइक कर दो, वरना उसको मत करो, लाइक वाइक मत करो यार, उससे कोई फ़ायदा वायदा होता नहीं है, ठीक है। हमको केवल आप क्या करो, आंसर का क्वेश्चन दे दिया करो, उससे क्या होगा कि आपकी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप जब कई बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ना उसी के, क्योंकि मैं इतनी बार क्वेश्चन को बता चुका होता हूँ, उसी का आंसर मैं पूछता हूँ, कोई अलग से कुछ नहीं पूछता हूँ, ठीक है। आप पुराने वीडियो देखिए, उसमें सारा कुछ बताया हुआ, इतनी डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं, कोई भी इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करता इस तरह से, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी के लिए ओनली और ओनली फॉर हिंदी के लिए मैं ये चैनल चला रहा हूँ, क्योंकि हिंदी वालों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मैं भी इस चीज़ को झेल चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने ठान लिया है कि अब हिंदी को आगे ले जाना है, ठीक है। तो अगर आप लोग हिंदी को प्रमोट करते हैं, चीज़ों को अगर चाहते हैं उसको करना, तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर बांटें, ठीक है। और हिंदी को जितनी हीन भावना से देखा जाता है, अपनी जो राष्ट्रभाषा को, ठीक है, राजभाषा को जो अपनी हीन भावना से देखा जाता है, इसको यार अब मतलब इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब यार आईएएस नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते हम? तो थोड़ा सा यार इसका ध्यान रखिए और थोड़ा सा अच्छे एक्टिव मोड में आ जाइए और दिखा दीजिए इंग्लिश मीडियम वालों को कि हिंदी मीडियम वाले किसी से कम नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं होता यार, सब एक ही चीज़ है, बस ये है थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं देते, उसी के चक्कर में वो लोग आगे निकल जाते हैं। और साला इतना पिछड़ा, मतलब हिंदी बोल रहे हो और इंग्लिश वहाँ नहीं बोल रहे हो, भले तुमको आती है, लेकिन हिंदी में अगर वर्ड बोल दो ना तो सामने वाला लगता है कि मतलब हम कहीं दूसरे गोले से आ गए हैं, इस नज़र से देखते हैं। इसलिए मैंने हिंदी में चैनल शुरू किया, वरना मुझे इंग्लिश भी आती है, कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसलिए कितने कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में डिस्कस कीजिए, इंग्लिश में डिस्कस कीजिए, ठीक है। मैं यार इंग्लिश हिंदी दोनों को करना चाहता हूँ, लेकिन यार कभी कभी किसी किसी लोग ऐसे मतलब देख लेते हैं कि यार हमको इंग्लिश आती है और हिंदी, मतलब हिंदी को इतनी हीन भावना से देख लेते हैं, तो यार बुरी बात है। मैं इंग्लिश को भी मतलब डिमोट नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसकी बदनामी कर रहा हूँ। देखो लैंग्वेज अपनी अपनी है, जो अपनी है वो अपने स्तर पे सबकी अपनी अहम भूमिका होती है। हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है कि उसको मतलब कोई भी रिकग्निशन ही नहीं मिल रही है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो सॉरी। और इंग्लिश वाले आप लोग इतना बुरा मत मानिएगा, आपकी मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट मैं हिंदी वालों की जो स्थिति है वो रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा डोंट माइंड, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दबाव अनुभव किया जा रहा हो तो निम्नलिखित में से कौन से उपाय किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्याज दर में कटौती की जा सकती है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जा सकती है और सार्वजनिक व्यय में कमी की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अगर हम मुद्रास्फीति के दबाव के अनुभव को अगर हम कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इससे कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो देखो अगर सिंपल सी बात है, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें कहा गया, तो ये तो हमारा गलत यार स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्याज दर में अगर हम कटौती कर देंगे तब तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, तो कैसे उसको कम किया जा सकता है? तो इसकी ब्याज दरों की कटौती नहीं की जाती, उसमें वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, तो हाँ, तो प्रत्यक्ष करों में जब हम वृद्धि कर देंगे तो जितनी लोगों के पास पैसा आ रहा है वो उसमें कम आएगा, ठीक है, तो वो लोग कम खर्च करेंगे, ठीक है। और सार्वजनिक व्यय में कटौती कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें कहा गया कि भारत में आरक्षित नगद अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अलग अलग बैंकों की वित्तीय स्थिति और आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और सभी अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए CRR बनाए रखना अनिवार्य होता है। और थर्ड है कि यदि बैंक CRR बनाए रखने में सफल होते हैं तो RBI द्वारा उन्हें सामयिक
ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये CRR जो है कैश फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ता है किसी भी कमर्शियल बैंक को, मतलब अनुसूचित बैंक को, ठीक है, मतलब शेड्यूल बैंक जो है उसको रखना पड़ता है, ठीक है, RBI के पास। और इसके लिए कोई भिन्न भिन्न जो बताया गया है कि भिन्न भिन्न अलग अलग वित्तीय स्थितियों और आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, तो नहीं, ये गलत है। जो मतलब CRR जितना होगा उतना सभी पे लागू होगा वो, ठीक है। ये परसेंटेज फॉर्म में होता है, तो जितना परसेंट एक बड़ी बैंक पे लगेगा उतना ही छोटी बैंक पे लगेगा, देसी विदेशी चाहे जो भी बैंक हो, ठीक है, सब पे बराबर लगता है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और जो ये बात की जा रही है सेकेंड वाला कि सभी अनुसूचित बैंकों को CRR बनाए रखने का अनिवार्य है, तो ये सही बात है। अगर ये बनाए नहीं रखते हैं तो इस पर दंड लगाती है RBI, ठीक है, मतलब फाइन लगाती है, तो वो देना पड़ता है उनको। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये जो RBI द्वारा कंट्रोल की जाती है, इसी में दरों को घटाया और बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को लिए आज के लिए आंसर है, मतलब क्वेश्चन है कि CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो कितना है वर्तमान में, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और RBI कब बना था, किस एक्ट के अंतर्गत बना था, इसका भी आंसर आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से जो अंतरण अदायगी यानी ट्रांसफ़र जो पेमेंट होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि लाभार्थी को मनरेगा मजदूरी का भुगतान इसमें शामिल हो सकता है क्या। और ये सेकेंड है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी का भुगतान और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत लाभार्थी पेंशन का भुगतान। तो देखो ये ट्रांसफ़र होते कौन से हैं, जो मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये किस लिए दिए जाते हैं, तो ये बिना किसी वस्तु या सेवा के दिए जाते हैं, ठीक है। तो मनरेगा के जो कर्मचारी जो मजदूर होते हैं वो तो बेचारे बेचारे मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का मतलब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये उसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। और प्रधानमंत्री द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है ये ट्रांसफ़र के अंतर्गत शामिल है, और जो वृद्धा पेंशन दी जाती है, ठीक है, ये भी शामिल है। देखो कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको सब याद रहेगा, आपका सारा क्लियर रहेगा कि जिनके लिए कोई सेवा या मतलब वस्तु दी जा रही है वो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके लिए केवल पेमेंट किया जा रहा है लेकिन उसके बदले में सरकार कुछ नहीं ले रही है, तो ये मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट होंगे, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है इसका, तो हमारा सही हो गया डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 63। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में श्रम बल भागीदारी पद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह बल की कुल संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है, ठीक है। सेकेंड है कि यह जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत है। और थर्ड है कि ये मतलब यह कार्यशील आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित श्रम बल कार्य करने और कार्य की तलाश करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो अगर ये जो बात की जा रही है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, नहीं नहीं नहीं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे नहीं है ये, मतलब नहीं, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे नहीं है, ये श्रम बल भागीदारी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। यह कार्यशील आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित श्रम बल की जनसंख्या का प्रतिशत होता है, मतलब जितनी जनसंख्या कार्यशील है, ठीक है, उसको आप लोग ऊपर लिख लो। कार्यशील जनसंख्या ऊपर हो गई, N2 100 हो गए, उसके बाद जितनी कार्यशील और कार्य ढूंढ रहे हैं, कार्य करने वाले और जो कार्य ढूंढ रहे हैं दोनों को नीचे लिख के टोटल जितनी है कार्यशील जनसंख्या उससे डिवाइड कर दो तो ये जनसंख्या निकल आती है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 64। तो इसमें कहा गया कि यह आर्थिक परिस्थितियां हैं जिनमें उच्च स्तर की बेरोजगारी के साथ एक निर्धारित समयावधि के लिए वस्तु की कीमतों में गिरावट और निवेशक निवेशक इक्विटी की तुलना में बांध पत्र खरीदने की वरीयता दी जाती है। इस स्थिति से निपटने के क्रम में सरकार द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाती है, ठीक है। तो ये विस्तारवादी मौद्रिक नीति क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है बताना है। तो ये मुद्रा विस्फीति है, विस्फीति है, अवस्फीति है, या मुद्रा जनित मंदी है, या मतलब संरचनात्मक मुद्रास्फीति है। तो ये मतलब अगर हम बात करें तो जो ये सिचुएशन दी हुई है तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति की जो बात की जा रही है ऊपर की, मतलब पहले उसमें गिरावट आती, कीमतों में गिरावट आती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है।
तो ये अवस्फीति की स्थिति दर्शा रही है। ठीक है, अवस्फीति मतलब डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन होता है कि मतलब कुछ समय के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और मतलब कुछ समय के लिए ये मतलब मतलब दरें बढ़ मतलब घटती हैं, उसके बाद फिर वो अपनी स्थिति में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो मुद्रा स्फीति जनित होती है तो स्टैगफ्लेशन इसको कहते हैं। स्टैग मतलब जो अर्थव्यवस्था है स्थिर हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसका मतलब विकास नहीं होता लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है उस समय। ठीक है, और स्ट्रक्चरल जो ये इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तो ये मतलब किसी चीज़ में किसी का अभाव होने की स्थिति में ये पैदा होती है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 65। तो इसमें कहा गया है कि बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में बताना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें ये बताना है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जारी की गई प्रतिभूतियों को भारत सरकार द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है। ठीक है, सेकंड है कि तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी समायोजन सुविधा और खुला बाजार परिचालन OMO, ठीक है, जैसे साधन जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की भांति समान कार्य करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा कि जो MSS के अंतर्गत जुटाई गई राशि का उपयोग केवल इस योजना के अंतर्गत जारी राजकोष बिलों को वापस खरीदने के उद्देश्य से किया जाता है। डी है कि इसका उपयोग बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें देखो, तो ये जो तरलता होती है मार्केट में उसको अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसके संबंध में सही है। और अगर बात करें तो ये मतलब जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ये इसके अंतर्गत जुटाई गई राशि का उपयोग केवल योजना के अंतर्गत जारी राजकोषीय बिल को वापस खरीदने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, और ये जो तरलता समायोजन सुविधा और ओपन मार्केट परिचालन है, ठीक है, तो इसका भी प्रयोग इसी के आधार पर किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जो ये फर्स्ट में कहा गया है कि इसके अंतर्गत जारी की गई प्रतिभूतियों को भारत सरकार द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है, तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, तो यही हमारा गलत पूछा है कि कौन सा इसके संबंध में गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 66। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो निर्माण है, विनिर्माण है, वित्त, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं हैं, कृषि एवं वन और मत्स्य है। ठीक है, फिशरीज है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा 2018-19 में सकल मूल्य वर्धित में क्षेत्रीय अंश का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो इसका अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम में हमको बताना है चीज़ों को। ठीक है, तो अगर इसमें बताएं तो जो वन्य और मत्स्य और कृषि वन और मत्स्य की बात करें तो इसका अगर 2000 तुम्हारा मतलब 2018-19 में ये देखने को मिला था 16%। ठीक है, 16%। और ये जो सेवाएं थी रियल इस्टेट की, तो इसका अगर परसेंटेज की बात करें तो ये तुम्हारी 21% थी। और ये विनिर्माण की बात करें तो 15%, और निर्माण की बात करें तो 8% इसमें थी। तो आरोही क्रम में अगर हमको लगाना है तो सबसे ज़्यादा क्या है, वित्त, रियल और ये वाला 24% वाला। ठीक है, उसके बाद 15% का आएगा। ठीक है, नहीं 16% आएगा। तो हमारा हो जाएगा 3-2-4-1। ठीक है, बी निर्माण का 16.4 है, सॉरी ये बी निर्माण का 16.4 है और फिशरीज़ का 16% है। और ये थोड़ा थोड़ा देखो एक पॉइंटों के इधर उधर थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन डाटा सही है। ठीक है, तो लगभग में ये मतलब लमसम में होता है। तो देखो ये इसका 3-2-4-1 होना चाहिए। 3-2-4-1 कौन सा ऑप्शन है, 3-2-4-1, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला निर्गम परिणाम रूपरेखा संबंधित है। तो कृषि पर समझौते पर विश्व व्यापार संगठन वार्ता, कोविड टीके के नैदानिक परीक्षण से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से, या केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से। ठीक है, तो इसका संबंध जो ये है निर्गम परिणाम रूपरेखा जो है मतलब, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय क्षेत्र के यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये जो मतलब सेंट्रल
स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात की जा रही है। तो इसी के संबंध में है। ये क्या होता है कि मतलब आउटपुट आउट इनकम मॉनिटरिंग जो फ्रेमवर्क होता है उसके अंतर्गत इन स्कीमों पे जो खर्च किया जाता है, फिर उसका अगले साल आउटकम देखा जाता है कि कितना आया है इन लोगों का, जितना आउटपुट दिया था उतना आया है या उससे कम आया है। अगर बहुत ज़्यादा कम आता है तो वो योजना बंद कर दी जाती है, इसलिए ये मतलब जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब उसका वैल्यूएशन किया जाता है स्कीम का, उसने कितना मतलब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वे यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है या फिर कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो देखो श्रम की बात की जा रही है, तो ये सर्वे है, तो सर्वे ज़्यादातर इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये हाँ, और ये जो है ये प्रति तिमाही जारी किया जाता है डाटा, तो इसमें देखा जाता है कि कैसी सिचुएशन है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट है 69, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो देखो ए ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जा रही है। मतलब जो कारक लागत यानी कॉस्ट प्राइस पे नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको निकालने के लिए हमको पहले जीएनपी निकालना पड़ेगा। तो जीएनपी हमने पहले ही बता रखा है तुमको कैसे निकालना है, अभी सुबह ही मतलब पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो जीडीपी से जो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको घटा देंगे तो हमारा जीएनपी निकल आएगा। और जीएनपी में जो भी जीएनपी में जितना मूल्य ह्रास होगा, ठीक है, अगर जीएनपी से मूल्य ह्रास हम गायब कर देते हैं, ठीक है, मतलब निकाल देते हैं, उससे घटा देते हैं, तो हमारा ये एनएनपी निकल आता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा निकल आता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन नंबर। और हाँ, और एनएनएमपी से अगर जो आपको नेशनल इनकम निकालनी हो तो जो नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें से आपको इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी होती है उसको घटा दोगे तो ये नेशनल इनकम निकल आएगी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020-21 के अनुसार राजस्व व्यय के क्रम में निम्नलिखित मदों को व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि ब्याज भुगतान और ऋण शोधन, रक्षा सेवाएं, कृषि संबद्ध गतिविधियां और परिवहन। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो ब्याज भुगतान के लिए देखो 20% ये है, आपको देखने को मिलेगा। और डिफेंस में जो है ये 8% है। और तुम्हारा जो कृषि एवं संबद्ध सेवाओं की बात करें तो ये 7% देखने को मिलेगा। और ये परिवहन में 9% का मतलब खर्च होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऑर्डर में लगाएं बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो अगर हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो देखो हमारा होना चाहिए सबसे कम कौन सा है, हमारा 8% है। ठीक है, तो हमारा होना चाहिए बढ़ते क्रम में लगाना है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। देखो यार ये बढ़ते क्रम में तो कहीं लगता हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन घटते क्रम में अगर हम लगाएं ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 और 4 2 3, 1 4 2 3, देखो ये ऑप्शन आ रहा है। देखो ये मिस प्रिंट है, हमें लग रहा है ये बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में ये मतलब मैनेज हो रहे हैं, बाकी बढ़ते क्रम में कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं सही। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 71, तो इसमें कहा गया कि सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि बाजार मूल्य में जीवीए कारक लागत पर जीवीए एवं निवल उत्पाद कर के योग के बराबर होता है। ठीक है, सेकेंड है कि यार ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें यार, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका अगर बात करें जीवीए मतलब जीवीए के बारे में, तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि आधार मूल्यों पर जीवीए कारक लागत जीवीए एवं निवल उत्पाद कर के योग के बराबर होता है। मतलब जो जीवीए होता है, जो आपकी जो आधार मूल्य होता है, ठीक है, तो आधार मूल्य में यानी बेस प्राइस में जीवीए में क्या होता है कि ना तो उसमें सब्सिडी इंक्लूड होती है और ना ही जो प्रोडक्शन पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो
प्रोडक्शन पर टैक्स और सब्सिडी ये सब मिला देंगे हम, तब ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टर प्राइस पर, मतलब लागत मूल्य पे, ठीक है। और आधार मूल्य पे निकालेंगे तो ये सब्सिडी और टैक्स हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 72। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उच्चतर ब्याज दर से धन की मांग में कमी होती है, ठीक है। सेकेंड है कि ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखो ये तो सेकंड गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ब्याज दर होती है ये आरबीआई मैनेज करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई मैनेज करती है, ठीक है, जितनी भी ये दरें होती हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और उच्चतर ब्याज दर से धन की मांग में कमी होती है, तो ये सही बात है कि अगर जो हम ब्याज दरें ज़्यादा होंगी तो मार्केट में जो है पैसा लोग कम लेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे अभी किसी को 10% पर ब्याज मिल रहा था होम लोन, ठीक है, अब दरें बढ़ा दी गई हैं 12%, तो क्या लोग घर बनवाएंगे? कहेंगे जब सस्ती हो जाएगी दरें तब बनवाएंगे, थोड़ा रुक के बनवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब मार्केट में जो है लिक्विडिटी कम करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 73। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगद जमा राशि अनुपात को परिभाषित करता है, ठीक है। तो इसमें भी यार बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता क्या एक्चुअली में है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये जो सीडीआर होता है, मतलब कैश जो डिपॉजिट अनुपात, तो इसमें क्या होता है कि मुद्रा के रूप में जनता द्वारा धारित जो धन होता है और उनके द्वारा बैंक जमा राशियों के अनुरूप धारित जो धन होता है उसी के अनुपात को बोलते हैं, ठीक है। मतलब जनता के पास 1 रुपया है और फिर वो बैंक में लेके गए, तो ठीक है, तो ये मतलब इन्हीं के बीच का जो ये अनुपात होगा वही होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 74। तो इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाली संयुक्त व्यापक कार्य योजना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौते, और सेकंड है कि भारत ईरान अफगानिस्तान व्यापार और संचालन समझौते, सी है कि ईरान परमाणु समझौते से, और डी है कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में धन शोधन गतिविधियों पर नियंत्रण से संबंधित पहल, ठीक है। तो देखो ये जो संयुक्त व्यापक कार्य योजना है बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि ये ईरान डील, जो ईरान परमाणु डील समझौते के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसका सिंपली ये लोग नाम बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ईरान डील के नाम से जानते हैं ज़्यादा लोग, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों थी, एक्चुअली ये साइन किया गया था P5+1 कंट्री के द्वारा 2015 में ईरान के साथ। तो ईरान से कहा गया था कि आप कोई मतलब परमाणु हथियार वगैरह या मतलब कोई हथियार नहीं बनाएंगे, इससे मतलब परमाणु हथियार कोई नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ परमाणु एनर्जी के लिए अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन्होंने 2018 में ये डील यूएसए ने तोड़ दी, ठीक है। इसमें P5 कंट्री कौन सी हैं? तो देखो P5+1, तो P5 में चाइना है, रसिया है, यूके है और यूएसए है, फ्रांस है, ठीक है, और +1 जर्मनी है। तो ये मतलब 6 कंट्री हैं इसमें। तो ये 7वीं ईरान थी, तो इसके साथ हुआ था, तो यूएसए ने जब तोड़ दिया, डोनाल्ड ट्रंप आया, लेकिन अब जो बाइडन आए हैं, ठीक है, तो ये फिर से मतलब न्यूज़ में आ गई है कि ये मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब भी लड़ाई हो रही है इधर उधर की, कि वो लोग कहते हैं कि पहले ईरान कहता है कि आप मेरे सैंक्शन हटाओ तब मैं इस डील में आऊँगा, और जो बाइडन कहते हैं कि अपनी एक्टिविटी बंद करो परमाणविक जो कर रहे हो, तब उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये सब चल रही है, बच्चों वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं कि आप पहले ये करो, पहले वो करो, आप पहले पेंसिल दो तब मैं तुमको इंक दूंगा, ठीक है। ये ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो थोड़ा सा देख लेना इसको। बस ऐसे पढ़ते रहो यार, सब चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अधिकतर सरकारी ऋण निश्चित ब्याज दरों के लिए लिए गए हैं, ठीक है। और सेकंड है कि अल्प ऋण की हिस्सेदारी कुछ वृद्धि के पश्चात स्थिर हो गई है, ठीक है। तो ये तो सही बात है कि जो अल्पावधि वाला जो ऋण होता है उसकी हिस्सेदारी कुछ समय के बाद जो है वृद्धि के साथ ये स्थिर हो जाती है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। और अधिकतर सरकारी ऋण निश्चित ब्याज दरों पर ही लिए जाते हैं, तो सही बात है कि ये मतलब उतार चढ़ाव होने की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अल्प ऋण बहुत कम लिए जाते हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। सारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके, ठीक है। तो आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि यार इकोनॉमी का है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब तक मैं यार पढ़ा नहीं लेता हूँ अपने मन से, तब भी थोड़ा कुछ कंसाइज कर दिया हूँ बाद का इधर का, वरना ये 50 मिनट का वीडियो बन जाता है, ठीक है। लेकिन यार जब तक मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाता हूँ तब तक मुझे ना मतलब मज़ा नहीं आता, जब तक मैं बता नहीं लेता हूँ।
अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, दिल में मलाल रह गई है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता, तो अगले कोई मतलब आएगा, अगला जो अभी एक और इकोनॉमी का टेस्ट है, तो उसमें हम लोग डील कर लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा निश्चिंत रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।